इकोनॉमिक्स में आंसर लिखने के बाद भी हमारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते हैं? तो प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम है अच्छे आंसर राइटिंग में। तो आज की क्लास में वही सीखने वाले हैं। हमारे स्टडी मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, एक ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि भाई डिफरेंस पूछ ले पॉजिटिव नॉर्मेटिव में, आप बता पाओगे। पर अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ ले तो उसमें दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। देखो, पहला ट्रिक्स ये है कि अगर कोई सजेशन स्टेटमेंट में हो, ठीक है, या शुड या ought to जैसे वर्ड हैं, ठीक है, तो ये सजेशन और जजमेंट को शो करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कॉज इफेक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कॉज इफेक्ट की बात हो रही है, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा, क्योंकि उसे प्रूव्ड और अनप्रूव्ड किया जा सकता है किससे? एक्चुअल डेटा से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट इज इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ पीपल। तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि प्रोटेस्ट कॉज हो गया और प्रोटेस्ट का इफेक्ट हो गया इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ पीपल। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल, ठीक है, या लोगों के इंटरव्यू से प्रूव्ड और अनप्रूव्ड किया जा सकता है। तो इसलिए क्या हो गया? ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। अब आप आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में लिखोगे इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बिकॉज इट शोज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इट कैन बी प्रूव्ड और अनप्रूव्ड विद एक्चुअल डेटा। इतने में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। AI इज रिप्लेसिंग मैनी एंट्री जॉब्स इन ग्लोबल मार्केट। तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पी लिख रहा हूं, पॉजिटिव। शुड, तो शुड आ गया, तो इससे हमें यह पता लग गया कि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है गवर्नमेंट को कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे कि इट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड एंड और अनप्रूव्ड विद एक्चुअल डेटा, ठीक है। इतना लिख दोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पीपल शुड सेव, तो सेम आंसर आप इसमें लिखोगे और ये क्या है? नॉर्मेटिव है। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इंक्रीज्ड इन 2025। इसको हम एक्चुअल डेटा से प्रूव्ड और अनप्रूव्ड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। शुड आ गया, नॉर्मेटिव। हायर एजुकेशन इंक्रीजेस एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि हायर एजुकेशन से स्किल का डेवलपमेंट होगा और स्किल के डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव। एक्सचेंज रेट अफेक्ट्स एक्सपोर्ट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव। गवर्नमेंट शुड, नॉर्मेटिव। Nominal GDP is calculated on the basis of current year price, yet it can be proved with actual data. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। Subsidy should be offered very carefully, normative। तो होप्स हो कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव होगा या नॉर्मेटिव होगा, ठीक है। और आंसर लिखना मैंने दोनों केस में आपको बता दिया है। चलो बढ़ते हैं अगले टाइप पर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बेस्ड हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि किसी चीज को पाने के लिए हमने कौन सी बेस्ट चीज सैक्रिफाइस कर दी, वो क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। देखो, डिफाइन करने को आएगा तो आप इतना लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पर पहला क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि जिसमें डेटा ना हो, वो वाला केस, और दूसरा केस जिसमें डेटा देकर पूछेंगे आपसे, ठीक है।
तो इसमें पहला केस है कि अ फार्मर कैन ग्रो आइदर व्हीट और राइस ऑन हिज लैंड। इफ ही चूजेस व्हीट, अगर वो व्हीट को चुन ले तो राइस को सेक्रीफाइस करेगा, तो राइस इस केस में क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओसी लिख रहा हूं मैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, दीपक इज वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर के तौर पर वो काम कर रहा है, उसकी सैलरी है 1,00,000 रुपीज पर मंथ। उसे दो जॉब ऑफर होते हैं, पहला है 70,000 रिलायंस इंडस्ट्री से और दूसरा है 85,000 टाटा इंडस्ट्री से। पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर। तो सेल्स मैनेजर के तौर पर वर्क करने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। तो देखो उसके पास दो ऑफर है, एक है 70,000 का और दूसरा है 85,000 का। देन his opportunity cost will be 85,000 job offer from Tata Industry। ठीक है, तो इसमें दो स्टेटमेंट है, दो ऑफर के बिहाफ पर पूछ रहा है, तो बेस्ट क्या था उसके लिए, बेस्ट वो क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, टाटा वाली जॉब सेक्रीफाइस कर रहा है। तो होप्स हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले टाइप पर। तो अब नेक्स्ट टाइप है सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, देखो सेंट्रल प्रॉब्लम से सबसे पहली बात आप ये समझना कि सेंट्रल प्रॉब्लम तीन टाइप की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू होम टू प्रोड्यूस। एक आइडेंटिफाई करने को क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा होगा, और एक इनमें से एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ठीक है, तो पहले मैं तीन स्टेटमेंट लिख दूंगा यहां पर। ठीक है, उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए पहली स्टेटमेंट है ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। दूसरी स्टेटमेंट है रिसोर्सेस आर लिमिटेड। और तीसरी स्टेटमेंट है सम रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इन तीन के बिहाफ पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन टुडेज एआई ड्रिवन वर्ल्ड हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम चेंज्ड। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है। तो हम सब ने ये पढ़ा था कि भाई जो हाउ टू प्रोड्यूस है, इसमें एक इकोनॉमी के पास दो टेक्निक होती है। ठीक है, दो टेक्निक कौन सी है, तो पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एंड दिस स्टेटमेंट शोज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बिकॉज कि जो एआई है वो क्या है, एक टेक्निक है। तो एआई का यूज करके एक इकोनॉमी जो है वो अपने प्रोडक्शन को कर सकती है और पर यूनिट कॉस्ट को कम कर सकती है। तो इट स्पेसिफाई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, दूसरा है वाई डू ऑल इकोनॉमीज फेस सेंट्रल प्रॉब्लम इवन इफ दे आर रिच इन रिसोर्सेज। ठीक है, एक्सप्लेन विद वैलिड रीजन। तो इसमें क्या लिखना है कि वेदर अ रिच कंट्री और पुअर कंट्री और आइदर अ कंट्री इज रिच इन रिसोर्सेज और पुअर इन रिसोर्सेज, ऑल टाइप इकोनॉमी हैव दीज थ्री प्रॉब्लम। ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, it create problem of scarcity of resources. It means resources are not enough to fulfill the current demand in the economy. तो वो scarcity create करेगा, और scarcity की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि कुछ resources के क्या है, alternative uses हैं, तो scarcity of resources के साथ जब alternative uses मिल जाएंगे तो ये create करेगा problem of choice, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट होगा, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो आपकी शुरुआत कैसे होगी इसके आंसर में, कि कोई भी इकोनॉमी हो, रिच और पुअर,
वहाँ ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से स्कैरसिटी, इन फर्स्ट 2 की वजह से स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के बाद अगर ये भी मिल जाए तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट करेगा, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम। तो होप सो कि 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता चल गए। तीसरा कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन वुड नॉट अराइज। कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अराइज नहीं होगा अगर क्या हो जाए, रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेटिव यूजेस, डिफेंड और रिफ्यूट। तो जब भी डिफेंड रिफ्यूट टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए या येस और नो टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको लिखना है, ठीक है। उससे भी आपके एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप लिखोगे कि आई विल डिफेंड दिस स्टेटमेंट बिकॉज कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इससे प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट होगी, ठीक है। पर अगर ये रिसोर्सेज हो ही ना, अल्टरनेटिव यूजेस हो ही ना किसी रिसोर्सेज का, तो यहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट नहीं होगी तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इसमें आंसर में क्या लिखना है कि आई विल डिफेंड दिस स्टेटमेंट because if there is no alternative uses of resources then it will not create problem of choice, and if problem of choice is not created then problem of allocation of resources will also not created, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू स्कैरसिटी नॉट ड्यू टू पॉवर्टी। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों करेक्ट है कि चाहे रिच इकोनॉमी हो या पुअर इकोनॉमी हो, उसमें ये 3 बातें मिलेंगी, ठीक है। पॉवर्टी क्या शो कर रहा है, तो पॉवर्टी जस्ट लो इनकम को शो कर रहा है, ठीक है। और फिर आप वही लिखोगे कि पहले वाली 2 मिलेंगी तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट होगा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ अगर अल्टरनेटिव यूजेस भी जुड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होगा, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट होगा, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम। तो होप सो कि इसका आंसर भी आप लिख पाओगे। नेक्स्ट है इफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली लग्जरियस गुड्स, मतलब लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, व्हाट सेंट्रल प्रॉब्लम इज बीइंग एड्रेस्ड। तो आपको पता है कि लग्जरी गुड्स का ही केवल प्रोडक्शन कर रही है, तो इसका मतलब है कि लग्जरी गुड्स कौन यूज करता है, रिच पीपल। तो इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को किस पर ज्यादा लगा रही है, रिच पीपल के प्रोडक्शन के लिए लगा रही है। डेट मीन कि ये प्रॉब्लम ऑफ होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रॉब्लम ऑफ होम टू प्रोड्यूस से ये रिलेटेड है। तो होप सो आप ध्यान रखोगे। तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस पर। तो ये भी सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। किससे रिलेटेड है, सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि व्हाई इज द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस कंसीडर्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन इशू rather than production issue। देखो for home to produce in this problem an economy has to allocate the resources for production of rich people और poor people, ठीक है। तो इसमें वो allocate कर रही है रिसोर्सेज को कि रिच के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर के लिए करें, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, प्रोडक्शन का इशू नहीं है। बात समझ आ गई। अगला है अ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस देन एजुकेशन, विच सेंट्रल प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड एंड व्हाट ट्रेड ऑफ इज इन्वॉल्व्ड। अब यहां पर एक वर्ड है ट्रेड ऑफ, ठीक है, इसको भी समझाता हूं। एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह है ट्रेड ऑफ, ठीक है, कि एजुकेशन की जगह डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये पहली बात कि व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में मतलब एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करे और कितनी क्वांटिटी में करे। बात समझ आ गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, तो सॉल्व क्या किया कि भाई हम एजुकेशन पे प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेस नहीं लगाएंगे, हम डिफेंस गुड्स पे रिसोर्सेस लगाएंगे। तो एजुकेशन को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन क्या हो गया, ट्रेड ऑफ हो गया,
ठीक है, तो ये बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट जो है, कैन सेंट्रल प्रॉब्लम एवर बी कंप्लीटली सॉल्व्ड, गिव रीजनिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ स्कैरसिटी। देखो हमेशा के लिए कभी सॉल्व नहीं हो सकती, तो आप लिखोगे नो, नहीं हो सकती। अब नो लिखने के बाद आप जो आंसर लिखोगे यहां से कैसे लिखोगे कि एवरी इकोनॉमी वेदर रिच और पुअर हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड सम रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो वही पुरानी वाली बात रिपीट करनी है कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज से स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उसकी वजह से जब अल्टरनेटिव यूजेस भी मिलेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नो है। तो जो मैंने बताया वो आप आंसर में लिख दोगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। हाउ डज टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम नॉट टू एलिमिनेट सेंट्रल प्रॉब्लम। देखो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी क्या शो कर रही है, हाउ टू प्रोड्यूस शो कर रही है कि जिस इकोनॉमी के पास कैपिटल ज़्यादा है तो टेक्निक का यूज़ करके अपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकती है। ठीक है, उसमें उसका फायदा है। अब ये कह रहा है कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम को एलिमिनेट क्यों नहीं कर सकती, तो एलिमिनेट इसलिए नहीं कर सकती कि एवरी इकोनॉमी हैज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी लिख दोगे। ठीक है, चलो तो अब लास्ट क्वेश्चन को करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम के। वाई डू डेवलपिंग कंट्रीज फेस शार्पर सेंट्रल प्रॉब्लम देन डेवलप्ड कंट्रीज। देखो क्या है बच्चों कि जब हम लोग बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, तो यहां पर पहली बात कि लार्ज पॉपुलेशन है। कंट्री लाइक इंडिया में हम बात करें तो लार्ज पॉपुलेशन है। टेक्नोलॉजी जो है वो इतना एडवांस नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी में ये फॉल करते हैं। उसके बाद लेस कैपिटल है। ठीक है, वहीं डेवलप्ड जो नेशन है वहां पर लो पॉपुलेशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और मोर कैपिटल है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस जो रिसोर्सेज हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इट क्रिएट मोर प्रेशर ऑन रिसोर्सेज एंड हेंस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज वाली जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी होती है यहाँ पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर अपने प्रोडक्शन को कर सकते हैं, तो इतना प्रेशर नहीं पड़ता रिसोर्सेज पर। बात समझ आ गई। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर शार्पर सेंट्रल प्रॉब्लम होती है डेवलपिंग कंट्रीज में। होप्स तो कि इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बता दूं कि इसके आंसर के साथ जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले सेशन पर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीपीसी। और देखो पीपीसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसको बड़े अच्छे से आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलिए पीपीसी को समझते। देखिए पहला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। ठीक है, कि व्हाट विल बी, पहला एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसके बिहाफ पर भी हम इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे कि व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन का मतलब हो गया स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ऑन द पीपीसी ऑफ द इकोनॉमी एंड वाई। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। अब देखो क्लीन इंडिया मिशन की जगह इनमें से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी आ जाएगा और उसका पीपीसी पे इंपैक्ट पूछ लेगा, तो हमें उसका आंसर कैसे करना है उसको हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। देखिए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। देखो स्वच्छ भारत मिशन से पीपल विल बिकम हेल्थी। पीपल क्या होंगे, हेल्थी होंगे। इट विल एनहेंस
देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या होगा कि एक इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल जो इंक्रीज होगी तो उससे क्या है, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। पीपीसी क्या करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो आप क्या लिखोगे कि ड्यू टू क्लीन इंडिया मिशन पीपल विल बिकम हेल्थी एंड इट विल इनहेंस देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी, हेंस पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो, लेट सपोज कर लेते हैं कि क्लीन इंडिया मिशन के अलावा लार्ज स्केल आउटफ्लो ऑफ कैपिटल हो, कि भारत को हम मान रहे हैं अपना देश, ठीक है, और है भी, मान नहीं रहे, यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं। तो अगर भारत से कैपिटल बाहर चला जाए तो सिंपल सी बात है कि हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन की पोटेंशियल जो है वो फॉल हो जाएगी। ये मतलब मेंशन करना है आंसर में, ठीक है, कि प्रोडक्शन पोटेंशियल विल फॉल एंड ड्यू टू दिस पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। पीपीसी कहां शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। और आप पीपीसी में डायग्राम बनाओगे और पीपीसी को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हुए दिखा दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एफर्ट्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, देखो इनइक्वालिटी को कम करना, तो इससे पीपीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इनइक्वालिटीज कम हो रही हैं तो ये एक सोशल इश्यू है। क्या है ये, सोशल इश्यू है। तो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन पीपीसी, आप ये आंसर में लिख दोगे, ठीक है। मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया किसको शो कर रहा है कि भाई इंडिया में ही गुड्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो पोटेंशियल किसकी बढ़ेगी, प्रोडक्शन की बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पीपीसी जो है वो कहाँ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। एजुकेशन फॉर ऑल या सर्व शिक्षा, तो एजुकेशन क्या इंक्रीज करता है, एजुकेशन स्किल्स इंक्रीज करता है, और स्किल्स की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और उसकी वजह से क्या है कि पोटेंशियल इंक्रीज होगी प्रोडक्शन की, डेट मीन की पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, तो सेम एजुकेशन वाली बात आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। फ्लड इन बिहार एंड जे.एन.के, तो देखो क्या होता है कि चाहे कहीं पर भी कंट्री में फ्लड आ जाए तो उससे रिसोर्सेस इंपैक्ट होते हैं, और जब रिसोर्सेस इंपैक्ट होंगे तो प्रोडक्शन की जो पोटेंशियल है वो फॉल होगा, और प्रोडक्शन की पोटेंशियल जब फॉल होगा तो उससे पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, पहले टाइप का क्वेश्चन ये है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ जाए, आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन की जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर इंक्रीज हो रही है तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, नहीं हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर इस पर कोई इंपैक्ट ही ना पड़े तो नो इंपैक्ट ऑन पीपीसी, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, तो इसको समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। हम सबको पता है, देखो पीपीसी, ये पीपीसी है, तो पीपीसी क्या शो करता है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो पीपीसी पे फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, और पीपीसी के अंडर में क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अंडर यूटिलाइजेशन है, और इस पीपीसी पे सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो गए, तो इससे बाहर क्या हो गया, ये नॉन अटेनेबल हो गया। क्या हो गया, ये नॉन अटेनेबल, कि यहां हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज जो है फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है कि ऑन दी पीपीसी ए, ऑन दी पीपीसी ए, तो ए का मतलब है कि ये ए है और ये ई है, तो इसकी बात हो रही है पीपीसी की। इफ द इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट, देन हाउ मैनी टैंक्स इट कैन प्रोड्यूस। तो 50 मिलियन टैंक्स व्हीट का प्रोडक्शन यहां पर है, ये 50 मिलियन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस पर है, तो यहां पर वाई एक्सिस पे तो जीरो प्रोडक्शन हो रहा है, तो टैंक की प्रोडक्शन क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, जीरो। टैंक का प्रोडक्शन क्या है, जीरो।
इफ देर इज ग्रोथ इन रिसोर्सेज व्हाट विल हैपन टू दी पीपीसी, अगर रिसोर्सेज में ग्रोथ हो गया तो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो पीपीसी मान लो ऐसे हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। विच पॉइंट इन द डायग्राम रिप्रेजेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो मैंने शो कर दिया यहां पर, ये पॉइंट एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट एफ। विच ऑफ द पॉइंट इन डायग्राम इज एन अटेनेबल, सॉरी अनअटेनेबल, तो अनअटेनेबल पीपीसी के बाहर जो भी पॉइंट है, जी पॉइंट यहां पर, तो जी आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच द इकोनॉमी विल ऑपरेट इफ रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड इफिशिएंट यूटिलाइज। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट्स किसको शो कर रहे हैं? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो कर रहे हैं। तो होप सो कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे कोई शेड्यूल दे देंगे और पूछेंगे कि शेप क्या होगी और क्यों होगी, ठीक है। तो इस बिहाफ पर जो भी क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम्स में, तो सबसे पहले इस फॉर्म को चेंज कर लेना। आप कैसे चेंज करोगे कि भाई पॉसिबिलिटी ले लिया हमने यहाँ पर, ए बी सी डी ई और एफ ले लिया, यहां पर ले लिया गुड ए, क्योंकि देखो जो हमने बचपन से सीखा है, जो हमारे लिए आसान हो वो तरीका अपनाना ज्यादा आसान रहता है। यहां पर ले लिया हमने गुड बी, 100, 95, 85, और इसकी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। तो अब यहाँ पर हम लोग एमआरटी फाइंड आउट कर लेते हैं, और एमआरटी क्या शो करता है कि भाई सैक्रिफाइसिंग यूनिट का गेनिंग यूनिट के साथ रेशो, ठीक है। मतलब एक गुड्स में जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं दूसरे गुड्स में गेन करने के लिए, उन दोनों का रेशो एमआरटी कहलाता है। तो देखो पहले पे डैश आ गया, अब इसमें कितना सैक्रिफाइस हुआ भाई? 5 हुआ, और कितना गेन हुआ इसमें? 1, तो 5:1, यहाँ पर 10:1, उसके बाद यहाँ पर 15:1, 20:1 और 25:1। तो आप देखोगे कि यहां पर क्या है, ये इंक्रीजिंग रेट आ गया, ठीक है। और जब भी ऐसा आएगा आप डायग्राम बना लोगे इसमें, ठीक है। ये पहले ये फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद डायग्राम बनाना है, और फिर आप बता दोगे उसमें कि भाई ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमआरटी पीपीसी विल बी कनकेव टू द ओरिजिन। क्या होगा? पीपीसी कनकेव टू द ओरिजिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है वो कि कंस्ट्रक्ट अ पीपीएफ, तो आप बना सकते हो, वीडियो मैंने बना रखी है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो वहां से देखकर समझ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहने वाले हैं, इनसे आप क्वेश्चंस को इफेक्टिवली लिख पाओगे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।